के शो में रेकोडेक में तांबे और सोने की कानों की कीमतों को हतमी शक्ल दे दी गई। गजा जंग की वजह से SIFC के तहत आने वाले 70 अरब डॉलर की मुतवक्का सरमायाकारी में ताखीर का इम्कान। खुसूसी सरमायाकारी सहूलियाती काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास तलब, अहम फैसले मुतवक्के। IMF खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के काम से मुतमईन, माशी चैलेंजेस बहुत संजीदा। अस्सलाम वालेकुम। पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सिफ़ान खान। SIFC के हवाले से $70 बिलियन की मुतवक्का इन्वेस्टमेंट, इसके बारे में कल भी जहांज़ेब खान साहब जो कि सेक्रेटरी हैं उनकी तरफ से कहा गया कि ये एब्स्ट्रैक्ट अमाउंट नहीं है, बट इट इज़ बेस्ड ऑन प्रॉपर एश्योरेंसेस जो हमें दूसरे ममालिक से मिले हैं। और ये रकम तकरीबन, इससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी है, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट भी है, ये रकम ऑलमोस्ट $70 बिलियन बनती है। इसमें बैरिक गोल्ड जो रेकोडेक है इसके हवाले से सऊदी इन्वेस्टमेंट मुतवक्के के हवाले से भी जो उनके शेयर्स की प्राइस क्या होगी, वैल्यूएशन पर भी कुछ काम और कुछ पेशरत हुआ है जो उन्होंने इस वक्त जहांज़ेब खान साहब ने शेयर किया। साथ साथ IMF की तरफ से भी कुछ तनकीद हुई, लेकिन ये बताया गया कि IMF को ये कहा गया है कि SIFC इट इज़ नॉट एन इंस्टीट्यूशन इटसेल्फ, बल्कि ये एक इंटरवेंशन बॉडी है जो कि दूसरे इंस्टीट्यूशंस को जो काम रुकता था जहां पर उनको इन्फोर्स करेगी और काम करवाएगी। तो ये एक क्लैरिटी सामने आई है। लेकिन SIFC के हवाले से कि पिछले 5 माह में अभी तक कोई इन्वेस्टमेंट SIFC के तहत नहीं आई है। ये यकीनी तौर पर एक लंबा अरसा दरकार है ये सब आने में। और ये कहा भी गया है कि $70 अरब की जो इन्वेस्टमेंट है ये गजा के हवाले से जो सूरत हाल है मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, जो मिडिल ईस्ट में हो रहा है, उस हवाले से भी शायद इसमें कुछ ताखीर हो। इस पर इस प्रोग्राम में इस पहलू पर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन SIFC के तहत अब तक हुआ क्या क्या है ये आपके सामने पहले रखते हैं, क्योंकि कल ब्रीफिंग में बताया गया कि SIFC ने फैसिलिटेट किया है अप्रूवल ऑफ द यूनिफॉर्म राइट ऑफ वे चार्जेस पॉलिसी, एक ये काम किया है। फिर नेशनल फ्रेमवर्क फॉर टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग, एडवाइजरी कमेटी फॉर द ऑक्शन ऑफ टेलीकॉम लाइसेंसेस जो अब तक काम किया SIFC ने, लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, सोलर कैप्टिव पावर प्लांट्स प्रोजेक्ट, 1000 एकड़ के ऊपर एक लैंड है फॉर कल्टिवेशन इन सिंध वजीरिस्तान एंड वीजा पॉलिसी, साउथ वजीरिस्तान में 1000 एकड़ की जमीन। उसके अलावा SIFC हैज आल्सो फैसिलिटेटेड द एनहांसमेंट ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड्स लिमिट टू 50% फॉर द IT सेक्टर, इशुएंस ऑफ फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड डेबिट कार्ड्स फॉर ओवरसीज पेमेंट्स, फ्रीलांस डिजिटल अकाउंट्स, और 202 मेगावाट का एक रशाकाई पावर प्रोजेक्ट और 1 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट बलूचिस्तान GB के अंदर। ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जब कोई सवाल पूछा गया कि आपने अब तक क्या अचीव किया है, तो ये उन्होंने कहा जी हमने अचीव किया है, लेकिन अभी तक इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट नहीं हो सकी है। हारून शरीफ साहब साथ मौजूद हैं, साबिक चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, और निहाल हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान। आगे चल के इंतखाबात और मईशत पर भी और क्या इसके हालात होंगे मुतवक्का, इस पर बात निहाल हाशमी साहब से पूछेंगे। दोनों साथ हैं। हारून शरीफ साहब, ये जो अभी तक जो स्कोर कार्ड मैं कह सकता हूँ अगर देखा जाए तो आर यू सेटिस्फाइड बीइंग द एक्स चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट? आपको लगता है कि इट इज अप टू द मार्क जो SIFC के अचीवमेंट्स हैं अभी तक? अनुश्री साहब जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, बहुत से जो प्रोजेक्ट्स हैं जिनका आपने जिक्र किया है जी, वो मैंने ही गल्फ के साथ इनिशिएट किए थे, अब उनको आगे लेके जाया जा रहा है। इसके अंदर हमें दो चीजें समझने की बहुत जरूरत है कि जब आप SIFC की बात करते हैं तो SIFC का मैंडेट ये है कि आप ट्रांजैक्शंस को फैसिलिटेट करें ताकि उनके अंदर ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स ना आए। तो SIFC के अंदर कोई अपनी ऐसी कैपेबिलिटी नहीं है। जी, आपको आवाज आ रही है? जी जी हारून साहब, आप प्लीज कंटिन्यू करें, आवाज आ रही है जी जी। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि SIFC के अंदर कोई अपनी ऐसी मुझे वर्ल्ड क्लास कैपेबिलिटी नहीं दिखाई देती कि वो प्रोजेक्ट्स को, ट्रांजैक्शंस को स्ट्रक्चर कर सके। वो तो उसके लिए आपको एक्सपर्ट्स और प्रोफेशनल्स को लाना पड़ेगा। ये जो आपने 70 अरब की बात की है, अगर वहां होता तो हमें ये नंबर्स अभी पब्लिक डोमेन में देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चीजें लॉन्ग टर्म है। ये 70 अरब आपको दुनिया अगले 5 बरस में कहा जाती है, ये कोई ओवरनाइट तो आ नहीं सकता। एक मुल्क में जिसकी एवरेज FDI
$1 अरब बनती है। तो हमें चाहिए ये कि 1-2 ट्रांजैक्शन छोटे लेवल की पहले मटीरियलाइज करें, इसके बाद पब्लिक डोमेन में उनका जिक्र शुरू करें। देखिए इन्वेस्टर जो है वो लेकिन बड़ा हाँ सर, ये बताएं कि जो आपने जिस तरह कहा कि ये जो कल मामलात बताया गया कि ये आप कह रहे हैं कि आपके वक्त से काम हो रहा था, ये बताएं कि जो पिछले 5 माह के अंदर आप समझते हैं क्या इसमें कोई इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हो सकती थी, जो जियोपॉलिटिकल जो कमर्शियल हालात जो हमारे मामलात हैं उसको सामने रखते हुए ये हम अप टू द पार हैं या वी आर बिलो पार इस वक्त राइट नाउ, अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो? जी देखिए, मैं बार कह चुका हूं कि पाकिस्तान का और ये जो काइंड ऑफ मनी के पास है वो कम रिस्क वाली इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। जैसे आपको याद हो उन्होंने एक वक्त में LNG प्लांट खरीदने की बात की थी, या वो स्टॉक मार्केट में जो अच्छी कंपनियों के हमारे शेयर हैं अगर हम वो ऑफर करें प्रायोरिटी पे तो ये जल्दी हो जाएगा। जब हम ग्रीन फील्ड नए प्रोजेक्ट की बात करते हैं एक फिजिबिलिटी बनने में 1 साल लगता है और इसके बाद उसकी स्ट्रक्चरिंग, उसकी फाइनेंसिंग, उसकी लाइसेंसिंग। तो मेरे ख्याल से तरजीहात हमें मेगा बड़े प्रोजेक्ट्स करने चाहिए, लेकिन हमें 1-2 डील्स जल्दी कर लेनी चाहिए जो कि लिस्टेड कंपनीज हैं, आप उनको ऑफलोड कर दें, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट दें उनके सॉवरेन वेल्थ फंड्स को। ये मैं बार बार कह रहा हूं, ये जो हमारा एक गलत फहमी है कि कोई बंदा $70 अरब का चेक लिए बैठा है और वो कल लिख कर दे देगा, इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट वे ऑफ कम्युनिकेटिंग। कोई दुनिया ऐसे काम नहीं करती है। हाँ, जहां हम पोटेंशियल देख रहे हैं, हमारा पोटेंशियल तो बेतहाशा है, लेकिन आया हम उस पोटेंशियल में बैंकेबल कमर्शियल डील्स इस सूरत हाल में बना सकते हैं जबकि हमारी इन्फ्लेशन, हमारा इंटरेस्ट रेट, हमारे यूटिलिटीज की जो प्राइसेस हैं वो कंपेटिटिव नहीं है खित्ते में। नहीं तो हम आप ये कह रहे हैं कि एटलीस्ट कुछ कंपनीज के शेयर जो हैं वो ऑफलोड कर सकते हैं, अगर मतलब इस अरसे में 5 माह के अरसे में भी अगर हम चाहते तो हम कर सकते थे। जी बिल्कुल कर सकते थे, और आजकल तो मार्केट भी आता है तो एसेट प्राइसिंग भी अच्छी लग सकती थी और शायद अभी भी कोशिश हो रही हो। लेकिन हमें ये जो एक मेगा हम पॉपुलिस्ट स्टेटमेंट्स दे देते हैं, देखिए इंटेंशन तो कोई मुल्क बाहर का कहता है कि हम इतने पैसे लगाने को तैयार हैं, लेकिन उसको करने के लिए एक बहुत टीडियस टेक्निकल प्रोसेस है जिसके बाद एक प्रोजेक्ट डेवलप होता है। SIFC का रोल आता है कि उसको फैसिलिटेट कैसे करना है। SIFC को प्रोजेक्ट बनाने की बॉडी नहीं है, उसमें आपको इन्वेस्टमेंट बैंकर्स चाहिए, इंजीनियर्स चाहिए, लॉयर्स चाहिए, और आपको दुनिया को देखना है। मैं आपको अंदर की बात बताता हूं कि मुझे ये इल्म है कि गल्फ के ममालिक पाकिस्तान का रिस्क असेस करने के लिए वो दुनिया की बेहतरीन जो इस वक्त इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी कंसल्टेंसी फर्म्स हैं उनसे बात कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर बड़ा रिस्क जो है खाली एक डिप्लोमेटिक रिलेशन के ऊपर नहीं लेता। सही। अच्छा निहाल हाशमी साहब, आपकी तरफ आते हुए बतौर एक सीनियर सियासतदान ये बताएंगे कि जो हम ये तो बात कर रहे हैं कि इलेक्शंस में क्या होगा, कौन सी जमात जीत सकती है, क्या सियासी मंजरनामा क्या हो सकता है, जब आपकी गुफ्तशनीद हो रही है अपनी जमात में भी, क्योंकि आप इस वक्त कहा जा रहा है कि एक बहुत मुतवक्का और लोग देख भी रहे हैं कि शायद मुतवक्का जो हुकूमत है आपकी जमात बड़ा अहम किरदार अदा करे उसमें, जो भी इंतखाबात के बाद हो आफ्टर इलेक्शंस। तो सर ये बताएं कुछ बातचीत है, और ये SIFC क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने ही इसका अप्रूवल दिया था अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप में जब PDM की गवर्नमेंट थी, आपकी आपसी जमातों में अलायंसेस से जो आप बात कर रहे हैं उधर हो रही है, SIFC को कैसे देखा जा रहा है? ये जो $70 बिलियन हमें कहा जा रहा है, नवाज शरीफ साहब इसमें क्या अगर बनते हैं वजीर आजम तो वो किरदार क्या अदा करेंगे? क्या वो SIFC के प्लेटफॉर्म में काम उस तरह करेंगे जिस तरह शहबाज शरीफ साहब कर रहे थे? क्या खाका क्या नजर आता है मुस्तकबिल का आपको निहाल हाशमी साहब? जी निहाल हाशमी साहब, आपकी आवाज हमें आ नहीं रही, आप प्लीज अगर आप देखें आपका माइक म्यूट तो नहीं है प्लीज निहाल हाशमी साहब। जी जी निहाल हाशमी साहब कुछ बोलिएगा। नहीं निहाल हाशमी साहब इस वक्त, निहाल हाशमी साहब आपको हम रिकनेक्ट करके अगर आपकी आवाज़ दोबारा, कुछ आवाज़ में इशू है। जी हारून शरीफ साहब, ये इस दौरान इंतखाबात और फिर इंतखाबात से जुड़े हुए खदशात और फिर SIFC और फिर हम ये कह रहे हैं कि $70 बिलियन, तो विल इट बी ऑन ट्रैक या आपको लगता है फिर इसमें जो जियोपॉलिटिकल हालात हैं खासतौर पर मिडिल ईस्ट के, तो उन तमाम कंसर्न्स को सामने रखते हुए कि हम बहुत लेट हो जाएंगे? क्या होगा, क्या कंसर्न्स आपको लगता है पॉलिटिकली अगर बात की जाए तो हारून शरीफ साहब?
हम ले होंगे कि हमें जैसे बाकी दुनिया चलती है उसी तरह चलना चाहिए। जो हमें एक थोड़ा जरा इसकी ब्रेक करना चाहिए कि हम कह देते हैं कि ओवरनाइट सब हो जाते हैं। SIFC कंटिन्यूटी इंश्योर करने का एक अच्छा कोऑर्डिनेटिंग मैकेनिज्म बदलेगी, सियासी शक्लें SIFC में बदल जाए, लेकिन जो इदारों के सरबराहान है वो तो वही रहेंगे, इंस्टीट्यूशनल मेमोरी भी रहेगी। लेकिन मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि हमें रियलिस्टिकली कि दुनिया मॉडर्न तरीके से कैसे इन्वेस्टमेंट को लाती है, हमें उन्हीं प्रैक्टिसेस जैसे हमें कोई डिस्ट्रेस में सेल नहीं करनी चाहिए, एसेट प्राइसिंग के लिए कंपेटिटिव प्रैक्टिसेस करनी चाहिए। हमें देखने की जरूरत है कि कंपैरेटिव एडवांटेज देश में है क्या, खास तौर पे जो सॉवरेन फंड का पैसा है। जी हारू साहब, आपकी आवाज में भी थोड़ा डिस्टॉर्शन आ रहा है। मैं ऐसा करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं, इसके बाद आपको भी। अच्छा, निहाल हाशमी साहब साथ हैं। निहाल हाशमी साहब, आप कुछ बोलेंगे प्लीज? जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। बिस्मिल्लाह। जी निहाल साहब प्लीज। जी निहाल साहब प्लीज, अगर आप कंटिन्यू करें, जितनी देर में हारून शेख साहब को रिकनेक्ट कर लेते हैं आवाज। जी निहाल हाशमी साहब, आपसे मैंने जो सवाल पूछा था। निहाल हाशमी साहब, आपसे ये कह रहा था कि आप मास्टर आदमी हैं, आपने इलेक्शन को, सियासत को और SIFC को एक साथ कर दिया। पाकिस्तान के आम आदमी, पाकिस्तान का वोटर, इवन पाकिस्तान का पॉलिटिकल वर्कर भी अभी तक SIFC को नहीं समझ सका है। इसको उस तरह से डिस्कस नहीं किया गया है, उसको इस तरह से पब्लिक नहीं किया गया है। तो जब तक आम आदमी इसको ना समझ सके, इसके ऊपर डिबेट करना मैं समझता हूँ कबल वक्त होगा। पाकिस्तान के आम आदमी ये चाहता है कि पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो, वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में हो, वो एग्रीकल्चर सेक्टर में हो, और वो हर चीज को चाहता है कि तेजी से आगे बढ़े। आपने कहा कि ये शहबाज साहब ने इनिशिएटिव लिया और इसमें क्या नवाज शरीफ साहब जारी रखेंगे जी। पाकिस्तान के मईशत के लिए जो भी कोई अच्छी चीज है, खा वो किसी तरफ से आया हो, मैं कहता हूँ ये तो शहबाज साहब ने किया, अगर पीपल्स पार्टी ने भी रखा होता तो हम उसे भी इनिशिएटिव को आगे ले जाते, अगर वर्केबल है, वायबल है, और तो फिर हमें कोई एतराज नहीं, क्योंकि हमारी जात के लिए नहीं है, वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के नौजवानों के लिए, मजदूर और किसान के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए। हम पार्टी वाइज नहीं सोचते हैं, हम सोचते हैं हमेशा अपने मुल्क के लिए। जब हमें हुकूमत मिलती है तो हम किसी पार्टी के वजीर आज़म नहीं होते, वो एक मुल्क के वजीर आज़म होते हैं, एक रियासत के वजीर आज़म होते हैं, और रियासत के वजीर आज़म को वही करना चाहिए जो उसके रियासत के लिए बेहतरी हो। पाकिस्तान के सरमायाकारी, पाकिस्तान की सनत, पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की ज़राअत में जमूद तारी हो गया है गुज़श्ता कई, मैंने बिलखुसूस 2017-18 उसके बाद तो पाकिस्तान के इंटेलिजेंशिया और इंटेलेक्चुअल लेवल पे भी जमूद तारी हो गया है। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी चीजों में जमूद तारी है और इस जमूद को तोड़ने की जरूरत है। पाकिस्तान को आगे बढ़ना है, दीगर अक़वाम के साथ मिल करके, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आगे जाना है। वो ज़राअत में अगर आपको इनकलाब लाएं, वो सनत में आप इनकलाब लाएं, वो वाटर रिजर्वायर में आप इनकलाब लाएं, आप IT टेक्नोलॉजी में इनकलाब लाएं, आप सरमायाकारी में इनकलाब लाएं। देखिए हर काम हर कोई नहीं कर सकता। ये आपने इतने इंतखाबात लड़े हैं, देखे हैं यकीनी तौर पर, और गुजरे हैं एज स्टूडेंट भी, एज पॉलिटिशियन भी, और फिर तमाम जो अदवार आपने देखे हैं, क्योंकि आपने खुद का SIFC चले, एक आम आदमी इसको अभी इतना इंटरप्रेट नहीं कर रहा या जोड़ नहीं रहा इसको अपने कॉमन जिंदगी या हालात से। और हम भी यकीनी तौर पर अभी एक बात ही है कि $17 आएंगे, कब आएंगे हमें नहीं पता, कैसे आएंगे, हम बहुत चीजें इसमें आने, इंफॉर्मेशन आना जरूरी है अभी। लेकिन ये बताएं कि ये जो इंतखाबात हैं, इस पर आपकी जमात में आपसे अगर सवाल पूछूं और दीगर जमातें, कितना कंसर्न है कि जो एक रीजन होगा जो 2018 में था कि करप्शन के बुनियाद पे कि ये चोर है, ये डाकू है, और ये साफ है, ये शफाफ है, हमने देखा कि इस बुनियाद पे हुए इलेक्शन 2013 में बिजली के क्राइसिस के ऊपर जो पीपल्स पार्टी का दौर रहा था 8 से 13 में, बहुत अंधेरों में मुल्क डूबा था, तो हमने देखा 2013 में लोड शेडिंग की बुनियाद पे हुआ इंतखाब। तो हम ये तवक्को कर सकते हैं कि जो सिंगल मैनिफेस्टो है इस दफा 2023 में तमाम जमातों का होना चाहिए, वो मईशत की बहाली होना चाहिए। निहाल हाशमी साहब, ये है, आप लोग सोच रहे हैं इस पैराए में, इस लाइन पर? निहाल हाशमी साहब, क्या दुनिया में कोई ऐसा रियासत, ऐसी हुकूमत है जहां पे सारे फरिश्ते बैठे हैं, जहां पे कोई करप्शन या कोई इल्जामबाजी से पाक है, जहां पे एक दूसरे पे एलिगेशन नहीं? ये तो चलता रहेगा, ये होता था, होता है और होता रहेगा, मगर उन सब के दरमियान से हमें रास्ता निकालना है। अगर 2018 में
जो सबसे बुरी चीज हुई वो एक बड़ा डिजाइन तरीके से ये कहा गया कि पाकिस्तान के दो सियासी लोग हैं जो हुकूमत में बैठे थे, जो पाकिस्तान के कारोबारी लोग हैं, जो पाकिस्तान के इदारे हैं, ये सारे करप्ट हैं। अब जब आप ये पैगाम पाकिस्तान में बैठ करके, ये पाकिस्तान से बाहर बैठ के देते हैं और कहते हैं ये सब चोर हैं, करप्ट है, डाकू है, प्लंडर है, लुटेरे हैं, तो जो सरमायाकार आपके मुल्क में आना चाहता है, जो आपके साथ कारोबार करना चाहता है, जो आपके साथ लेन देन का मामला करना चाहता है, वो कहता है कि इसके मुल्क का अपने ही एक तबका, एक लीडर, एक सियासी जमात, एक हुकूमत का स्पोक्स पर्सन और उसके वज़रा ये इल्जाम लगा रहे, तो फिर वो डर जाता है। वो सबको कहता है कि हमसे पहले जितने लोग थे सब चोर, बाहर का आदमी कहता है फिर ये भी खुद भी डाकू होगा, तब ये दूसरों को डाकू कह रहा है। तो हमें अपने अल्फाज के चुनाव में बेहतरी करना पड़ेगा। जो लोग मनसब पे आते हैं उनको अल्फाज के चुनाव के अलावा अपने मद्दे मुकाबिल और अपने जो राइवल्स हैं उनके साथ उस हद तक नहीं जाना चाहिए जिसके नुकसानात पाकिस्तान के मईशत को और माशरत को और पाकिस्तान की रियासत को हो। तो हमें भी बड़ा केयरफुल होना और हमारे इदारों को भी बहुत सिलेक्टिव होना पड़ेगा अपने एक्शन में, अपने रिएक्शन में, अपने अल्फाज के चुनाव में। वी शुड बी वेरी केयरफुल, क्योंकि हमारे कंधों पे पाकिस्तान की रियासत की जिम्मेदारी है, पाकिस्तान के बेरोजगार नौजवानों की जिम्मेदारी है, पाकिस्तान के किसानों की और मजदूरों की जिम्मेदारी है कि हम इनको रोजगार दें, हम इनकी जो उपजा है, जो इनकी प्रोडक्शन, उसको बेहतर करें। और हमें 17 और 27 डॉलर की बात नहीं अरब की, हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान अगले 5 सालों में अल्लाह करे 1700 अरब डॉलर कमाए और 1700 अरब डॉलर का कारोबार हो यहाँ पे। और 1700 अरब डॉलर अगर हमारे पड़ोस में ये कारोबार हो सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। किसी चीज की हमें कमी नहीं, बात सिवाय एक चीज के कि हम अपने वकील होते हैं और दूसरों के जज बन जाते हैं, हम दूसरों के लिए फैसले। नियाज़ साहब, इस सवाल का दूसरा हिस्सा मैं आपसे पूछूंगा मिसाल के मईशत के हवाले से कि कम से कम एक एजेंडे पे तमाम जमातें अगर एग्री करें ऑन अ सिंगल एजेंडा इकोनॉमी का, लेकिन आपने क्योंकि बड़ी अहम बात ये की है कि जो परसेप्शन होता है वो बड़ा काउंट करता है इन्वेस्टमेंट के लिए, और यहाँ इन्वेस्टमेंट की बात भी हुई है। तो हारून शरीफ साहब, आपने अभी जिक्र किया था कि रिस्क असेसमेंट करा रहे हैं गल्फ कंट्रीज वगैरह, तो क्या वो उनमें क्या फैक्टर्स क्या हैं जो आपने इंफॉर्मेशन दी अभी हमें, जिनकी बुनियाद पर वो रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं? क्या टेररिज्म है, पॉलिटिकल रीजंस हैं, या इकोनॉमिक खुदा ना खासा डिफॉल्ट है? किन बुनियाद पर वो हमारा रिस्क असेस कर रहे हैं? क्या फैक्टर्स हैं जिनको उनको लगता है कि प्रिवेलिंग रिस्क हैं वो जो आगे चल के खतरनाक हो सकते हैं? हारून साहब जी देखिए, कोई भी जो इन्वेस्टर इस वक्त देख रहा है संजीदगी से, वो कुछ 3-4 चीजों को केयरफुली देख रहा है। अच्छा। एक तो वो इलेक्शन को देख रहा है कि पॉलिसीज की कंटिन्यूटी रहेगी या नहीं रहेगी। इसलिए मैं तो बिल्कुल एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जो बड़े लीडर्स हैं वो इस वक्त तक उनको अपने 3-4 जो प्रायोरिटीज है इकोनॉमिक रिवाइवल की, वो पब्लिक डोमेन में बतानी चाहिए। ये जो डीलिंग पॉलिटिकल हो रही है वो तो एक टॉप गेम का हिस्सा है, लेकिन आप ये तो इन्वेस्टर को मैसेज दें कि हम आएंगे, मसलन आया हम प्राइवेटाइजेशन के हक में है, नहीं है, हम क्या, हमारी कौन सी सनतों में तरजीहात है, सर्विस इंडस्ट्री है, क्या है, स्टेटमेंट आनी चाहिए। आपकी दूसरी चीज जो इन्वेस्टर देख रहे हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक देख रहे हैं कि आया डॉलर रुपी पैरिटी कहां जा रही है और उसके अंदर वो अपना प्रॉफिट या इन्वेस्टमेंट का रिपैट्रिएशन टाइमली कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। वो रूल ऑफ लॉ को देख रहे हैं और सिक्योरिटी सिचुएशन को भी देख रहे हैं। इसके अलावा खित्ते में जो तब्दीलियां आ रही हैं उसको बड़ा क्लियरली देख रहे हैं। जो हमारा प्रॉपर्टी राइट्स का सिस्टम है और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, क्योंकि हमारे बहुत से प्रोजेक्ट्स थे उनके अंदर। अच्छा, तो हारून साहब ये मुझे बताइए, आपने जो पहली बात की कि इसमें के वो सिर्फ वो जो आपने पहली बात जो की कि वो देख रहे हैं कि जो बड़े पॉलिटिकल पार्टीज हैं कोई उनका प्लान सामने आ चुका है या नहीं आया, या कोई 3-4 मोटी चीजें आई हो, तो आप मुझे बताएं अगर आप उनके शूज में हो एज एन इन्वेस्टर, आपको लग रहा है कि तो जो पार्टीज हैं उनके जो प्लान या टीम्स हैं या उनके जो एग्जीक्यूशन है, आर यू सेटिस्फाइड कि आपको लगता है कि कोई प्लान नजर आ रहे हैं, प्लान एंड एक्शन के क्या होगा आफ्टर February 8, किस तरह मुल्क आगे बढ़ेगा, क्या होगा, कुछ सोच रही है जमाती हैं? हारून शरीफ साहब जी, मेरी नजर से तो सिर्फ ऐसी स्टेटमेंट है कि हम मईशत को खुशहाली पे ले जाएंगे, गेम चेंज कर देंगे, बट आपको कोई कॉन्क्रीट प्लान तो मुझे
सामने नहीं नजर आया। लेकिन ये जो बातें हैं एक विश लिस्ट के तौर पे अच्छी बातें हैं, आपका विजन है, लेकिन अब दुनिया खाली विश लिस्ट पे तो नहीं चलती। दुनिया देखना चाहती है कि आप टेक्निकली रिसेशन में हैं, आप प्रोग्राम में हैं, आप कैसे इससे निकल पाएंगे, आप स्ट्रक्चर जो माशी ढांचा है उसको कैसे बदलेंगे, आप इदारों को कैसे मजबूत करेंगे। हमें इसके ऊपर अब ये जो एक पुराना ओल्ड स्कूल है वो खत्म हो चुका है। हमें दुनिया ट्रांजैक्शन टेबल पे लीडर्स को और टॉप लीडर्स को टेलीविजन पे आना चाहिए और प्रोग्राम में इसको स्पेल आउट करना चाहिए कि हमारी पार्टी की ये 5 तरजीहात है और ये अगर है हम 3 से 5 साल में ये करके दिखाएंगे। दैट इज हाउ मैच्योर इकोनॉमिक रिवाइवल डिबेट गोज फॉर। इसी तरह आपने जो चार्टर ऑफ बात की इकोनॉमी की, ऐसी कोई नहीं होती कि सब इस पे बैठ जाए और पार्टीज को अपना व्हाइट पेपर रखना पड़ता है कि हमारा चार्टर ऑफ इकोनॉमी ये है, दूसरी पार्टी अपने थिंक टैंक से बना के लाती है, डिबेट हो। अभी तक तो हमारे पास कोई अंडरलाइन पेपर ही नहीं है इसके ऊपर डिबेट हो सके। ठीक है, अच्छा ठीक है, अभी तक कुछ सामने नहीं आया। मैं हारून शेख की इजाजत दें, मैं एक ब्रेक लूंगा। निहाल हाशमी साहब और हारून शेख साहब मुख्तसर सा ब्रेक है, फौरन वापस आएंगे। इस ब्रेक के बाद नाज़रीन बड़े अहम मामलों पे गुफ्तगू हो रही है, हमारे साथ रहिए। नंबर 2, हम सियासी जमात है, हम टॉक शो तो नहीं कर सकते ना। आप बादशाह आदमी आप कर सकते हैं या कोई भी आजाद आदमी खुद मुख्तार कर सकता है कोई भी बात जी। हमारे यहाँ एक मंशूर होता है, SIFC आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए भी है, मगर हमारे लिए हमारा एक मंशूर है, मंशूर के तहत हम आगे चलेंगे। हम एक सियासी जमात है, हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी है, CWC है, जर्नल बॉडी है, हम उस पर डिस्कशन करते हैं, उसके प्रॉन्स एंड कॉन्स को डिस्कस किया जाता है, जो वाइबल चीज होती है। इसी के लिए मंशूर कमेटी में हम मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से लोग लेते हैं। मसलन हमने यहाँ पे राजमल साहब है हमारे पास, हमारे साहब रियाजुल हक जज साहब है, जो दोनों MNS थे, ये दोनों ज़राअत। और मैंने जो आपसे एक सवाल ब्रेक से पहले पूछना चाह रहा था उस वक्त के मीसाक मईशत के ऊपर आपने काफ़ी बात भी की, और ये जब ट्रेडर्स से और जब भी अब जो चेम्बर्स हैं उनसे गुफ्तगू होती है, वो कहते हैं कि कोई एक पॉइंट पे एग्री हो जाए ये तमाम पार्टीज, तो इज इट पॉसिबल? क्योंकि और इलेक्शन के माहौल में क्या पॉसिबल है क्या, या कि कम से कम कोई मिनिमम एजेंडा पे एग्री हो जाए? देखिए, आप 2 मिनट मुझे दीजिएगा। 1990 में से 1993 तक मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जब इस खित्ते में एक नया आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के इकोनॉमिक पैकेज और रिफॉर्म्स लाए, मसलन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना शुरू किया। उनका कॉन्सेप्ट था मोटरवे का। इस पूरे खित्ते में उन्होंने ग्रीन चैनल दिया, एयरपोर्ट्स पे कस्टम के जो मामला थे उसको ठीक किया, बैंकिंग मामला ठीक किया। पाकिस्तान में कोई आदमी अपने जेब में बाहर से भले कमा के क्यों ना आए, $1 रख के घूम नहीं सकता था, उसके ऊपर FIR कर जाया करती थी। तो बहुत सारी चीजों के जब उन्होंने तब्दीली की, पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतरी, लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, नए हमारे सनती जोन कायम हुए, तो हिंदुस्तान जब उसके पास $1 बिलियन से भी कम रिजर्व था, उसके एक्सपर्ट्स आए, मनमोहन सिंह साहब, उस जमाने में नरसिम्हा राव साहब थे, मनमोहन सिंह साहब ने आके पूछा आपने अपनी इकोनॉमी को कैसे ठीक किया, और फिर वो भी हमसे पूछ के गया, और फिर इंडिया ने एक काम किया, उन्होंने सारी सियासी जमातों को बैठाल के बात किया कि आप बताइए आपका एजेंडा क्या है इंडिया के लिए। तो हर किसी ने अपने अपने एजेंडा दिया, उसमें से एक एजेंडा ऐसा था जो कॉमन एजेंडा है। मसलन हर सियासी जमात करे कि वाटर, जो ड्रिंकिंग वाटर उसको साफ होना चाहिए। हर कोई सियासी जमात अगर कह रही है कि फार्म टू मार्केट सड़क बननी चाहिए, हर सियासी जमात अगर कर रही है कि यूनिवर्सिटीज हर लेवल पे यूनिवर्सिटीज कायम किया जाए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो उसको इंडिया ने एक नाम दिया कॉमन मिनिमम नेशनल एजेंडा, कि जिसमें हर सियासी जमात का अपना सियासी एजेंडा होगा। नेशनल एजेंडा, वो सियासी एजेंडा कन्वर्ट हो जाता है नेशनल एजेंडा में, ताकि हर सियासी जमात को, हर इकाई को ये महसूस हो कि मेरा जो इनपुट था, जो मेरी सोच थी, जो मेरी सियासी फिलॉसफी थी, उसको नेशनल एजेंडा में शामिल किया गया। तो ये इलेक्शन से पहले भी किया जा सकता है और इलेक्शन के बाद भी। इलेक्शन से पहले वो सियासी जमातें भी शामिल हो सकती हैं जो पार्लियामेंट में नुमाइंदगी रखती हो या ना रखती हो।
मगर पार्लियामेंट में बैठ के भी ये किया जा सकता है, जो लोग पार्लियामेंट में नुमाइंदगी रखती हो। तो मैं ये समझता हूँ नेशनल कॉमन नेशनल एजेंडा हमारा होना चाहिए। इंडिया एक एग्जाम्पल है जो हमसे सीख के गया था, तो ये हम अपने मंसूर रखते हैं, हो सकता है तो ये बेहतर ना हो निहाल हाशमी साहब कि ये जो नेशनल कॉमन मिनिमम एजेंडा जिस पर आप एग्री कर रहे हो, यकीनी तौर पर मेरा नहीं ख्याल कोई भी ऐसा होगा जो जी अकल जो कहे नहीं होना चाहिए, तो ये इलेक्शंस के दौरान ही, यानी अभी जो आपकी मुलाकातें, सीट एडजस्टमेंट्स या अलायंसेस बन रहे हैं, तो कम से कम इन अलायंसेस के दरमियान एक मिनिमम एजेंडे पे आप लोग एग्री करें कि ताकि हम ये तवक्को रखें कि आइंदा, अभी जो हारून शीह साहब कह रहे थे ना कि इन्वेस्टर को भी, और आप खुद भी कह रहे थे कि उसको खतरा जो ये रिस्क होता है वो यही होता है कि आगे जाके कहीं पॉलिसी चेंज ना हो जाए, डिस्टेबिलिटी ना आ जाए, फिर दोबारा मामला ना इधर उधर हो जाए। तो व्हाई नॉट नाउ निहाल हाशमी साहब? बिल्कुल आपका सवाल बहुत जबरदस्त है। जब एक बहुत पॉपुलर गवर्नमेंट 2/3 मेजोरिटी लेकर के, पार्लियामेंट को साथ लेके, आइन और कानून को साथ लेके, तमाम छोटी बड़ी इकाइयों को ऑन बोर्ड लेकर के आगे बढ़ती है, तो धरना हो जाता है, फिर लॉन्ग मार्च हो जाता है, फिर घेराव हो जाता है, फिर इंपोर्टेड लोग आ जाते हैं और फिर हम पे असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं, फिर पार्लियामेंट को घेर देते हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर को काम करने नहीं देते। उसकी गारंटी कौन देगा? उसकी गारंटी कौन? आपका जो मीडिया है उसका एक तबका, आई डोंट नो, उसके सेठ साहबान या कोई तबका, वो 24 घंटा राउंड द क्लॉक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर और सिटिंग पार्लियामेंट के खिलाफ बातें करे। जब ये एक तबका को प्रमोट किया जाता है कि वो जाके बोले घेरो, मारो, जला दो, आग लगा दो, जब उसके पास कोई और एजेंडा नहीं होता है कि पाकिस्तान की ज़राअत को बेहतर कैसे किया जाए, पाकिस्तान के जो आईटी सेक्टर में जो नौजवान काम कर रहे हैं उनके लिए क्या मौके फराहम किया जाए, पाकिस्तान के जो टेक्सटाइल सेक्टर में लोग हैं उसको वैल्यू एडेड और कैसे बनाया जाए, पाकिस्तान के ज़राअत को और कैसे वैल्यू एडेड बनाया जाए, पाकिस्तान को एक दूसरे से और कितने मजबूत। जब हम घेराव, जलाओ और धरना कर रहे थे, उस वक्त हिंदुस्तान अपने बहुत सारे शहरों को ग्रो करवा रहा था। वही नवाज शरीफ का मंसूबा लेके, नवाज शरीफ इज ए रेफरेंस टू द सब कॉन्टिनेंट फॉर डेवलपमेंट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स। नवाज शरीफ ने हमेशा डेवलपमेंट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स किया है, वो सिर्फ नारों की बातें नहीं की, और हमारा माजी इस बात की गवाह है। वो आप सही कह रहे हैं, लेकिन निहाल हाशमी साहब मैं ये पूछ रहा हूं कि अभी क्यों नहीं ये एजेंडा जो आप कह रहे हैं ना कि इस पर काम हो रहा है, आपकी बात जैसे एमक्यूएम से यहाँ पर हुई और उन्होंने कहा जी कि लोकल गवर्नमेंट्स को पैसे मिलने चाहिए, आइन में ये तरमीम होनी चाहिए, तो इस तरह कुछ अभी आप लोग काम कर रहे हैं इस पे, ये मिनिमम एजेंडा पे आपने बात गुफ्तगू शुनीद की है आपसी तौर पे अपने अलायंसेस से जो आपके बन रहे हैं इस वक्त बिफोर इलेक्शंस, कि एक मिनिमम एजेंडा होना चाहिए? मोहतरम सफान साहब, आपकी कंसर्न को मैं अप्रिशिएट करता हूं, और यकीन जाने कि 70 साल की उम्र में अगर कोई आदमी इतना मेहनत कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, अपनी मीटिंग्स कर रहा है, आराम नहीं कर रहा है, तो किसके लिए कर रहा है? अपने लिए। अल्लाह ने तो दिया उनको, 3 टाइम वो प्राइम मिनिस्टर बने, पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। और लोगों को जो ऑन बोर्ड लिया जा रहा है पाकिस्तान के लिए लिया जा रहा है, ताकि आइंदा पाकिस्तान मुस्तहकम हो, महकूम ना हो। अच्छा निहाल साहब, मैं इसमें एक मिनिमम एजेंडा, वैसे तो हमें एक खुद मुख्तार, माशी तौर पे खुद मुख्तार मुल्क, और मेरे ख्याल से आपकी जमात और जितनी जमातें वो यही चाहती हैं। IMF की एक रिसेंट स्टेटमेंट उनके जो MD की आई है, मैं ज़रा सुना दूं, फिर हारून शीह साहब का भी और आपका भी तबसरा, क्योंकि उस पर उन्होंने जो बड़ा अहम तो उन्होंने ये दी है कि हम इस हफ्ते तवक्को है कि हमारा एग्रीमेंट हो जाना है $710 मिलियन के लिए। लेकिन दूसरी अहम बात जो उन्होंने निशानदेही की है, जो शायद मिनिमम एजेंडा होना चाहिए तमाम पार्टीज़ का, कि जो उम्रा है, जो अशराफिया है, टैक्स टू GDP बढ़ाना चाहिए, उनके ऊपर टैक्स मजीद लगने चाहिए। क्या कहा उन्होंने? लेट्स हियर दिस। Pakistan, negotiations are ongoing. How close are you to an agreement? Close. How close? What is key? I expect an agreement of the review to come within this week. So any day now. And I can say that the Pakistani authorities, the Minister of Finance, they deserve credit for, in a very difficult time, sticking to the program that they have. But what's key? What's the issue that's really stalling? You know, in Pakistan, parental issue is tax collection. The country today collects 12% tax to GDP. We're saying it has to be at least 15% to have the revenues to sustain the functioning of your economy. So please, for the people in Pakistan that can pay taxes, collect it from them.
और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मईशत को डिजिटलाइज या फिर डॉक्यूमेंट किया जाए। जैसे हमने देखा है, भारत की मिसाल भी निहाल हाशमी साहब दे रहे थे, जहां भारत में हमने देखा है कि एक पान वाले से लेकर एक रेहड़ी वाले तक जो है वहाँ पर उसके पास पेटीएम या दीगर फैसिलिटीज़ हैं और वो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में काम कर रहा है, जिसकी वजह से टैक्स टू जीडीपी रेशोज बढ़ रहे हैं। यहाँ पर जब भी रिटेल पर या कहीं भी टैक्सेस की बात होती है तो एक माफिया सरगर्म होता है, सियासी जमातों को पीछे हटना पड़ता है, हड़तालें, एहतजाज, धरने, ये सब शुरू हो जाते हैं। हारून शहीद साहब, क्या ये पॉसिबल है, ये जो आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं IMF, ये हम तवक्को रखें, विजुअल थिंकिंग है, क्या कहें इसको, क्यों इन द इलेक्शंस हम ये कर सकें आफ्टर द इलेक्शंस जो हमारी मुत्तहिद हुकूमत है? हारून शहीद साहब। ये देखिए, बात ये है कि किसी को अपनी सियासी कंस्टिट्यूएंसी से बालातर होके मुल्क के लिए कुछ सेक्रीफाइस और मुश्किल इक़दाम लेने पड़ते हैं। जब मनमोहन सिंह साहब ने, क्योंकि हिंदुस्तान की बात हो रही है, उन्होंने पार्टी के सामने एक ऑप्शन रखी थी कि या तो आप IMF के पास जाते रहे या आप सेक्रीफाइस करके 5-6 साल के अंदर अपनी मईशत को किसी लाइन पे चला दें। तो आपके पास चॉइस है। हमें लेने की आदत पड़ी हुई है। ये कितने अफसोस की बात है कि रशीदा जोरजीवा पब्लिकली कह रही है कि हमारे लीड्स जो हैं वो अपनी जो बार्गेन करते हैं और टैक्स नेट एक्सपैंड नहीं होता। अब ये तो हमारा अपना काम है कि हम अपने जो लोग हैं उनको नेट में लाएं और हुकूमत चलाने के लिए उनको हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हम कंस्टिट्यूएंसी को कहेंगे कि मेरी को ना छेड़े, बाकी टैक्स देते रहे, ट्रेडर ना दे, जिम्मेदार ना दे, प्रोफेशनल ना दे, क्यों ना दे? जो बंदा भी कमाई करता है इनकम पे टैक्स लगाएं, हम इनडायरेक्ट पे इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाएंगे, लेकिन ये किसी को खड़ा होना पड़ेगा। और जिसको कहते हैं ना एक फर्म तरीके से, जैसे सिंगापुर में होता रहा है कि अगर ये आपने काम करना है तो करें, मुझे लीडर एक्सेप्ट करें, अदरवाइज मैं अब आपके मुतालबात बातें तैयार नहीं। अब ये हम क्यों नहीं कर पाते, ये तो सियासी जमातें समझ सकती हैं, लेकिन हम कंसिस्टेंटली कोई भी इस चीज में मैसिव स्ट्रक्चरल चेंज जो बात हो रही है, टैक्सेशन हो, एक्सपेंडिचर हो, आपका जो सब्सिडीज या पेंशन है वो हो, कहीं पे पाकिस्तान को अब खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया अब आपको वो खाली जो जियोपॉलिटिकल पार्टनरशिप के ऊपर मज़ीद पैसे देने पे या बेल आउट करने पर अब वो उस तरह तैयार नहीं है। सही है। और निहाल हाशमी, आप क्या समझते हैं, क्योंकि IMF जो आइडेंटिफिकेशन कर रहा है, अब अशराफियों तो खुल के अब कह रहे हैं कि अशराफिया को यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा, ये सब में बुनियादी मसला है, तो ये कर पाएंगी सियासी जमातें अगर एक पेज पर हों और मुत्तफिका तौर पर आगे बढ़ना चाहती हैं? क्योंकि बड़ा जरूरी है पाकिस्तान के लिए कि जो तबका जिसको टैक्स देना चाहिए वो टैक्स दे, वो नेट में आए, ना कि ये कि गरीब पर बोझ बढ़ता जाए। निहाल हाशमी साहब, जहां तक मुझे याद है कि हम जब बच्चे थे, स्कूल कॉलेज में थे, तब से हम नारा लगाते थे पाकिस्तान के 22 खानदान। तब से हम नारा लगाते थे DC कमिश्नर साहबान और बाबूस के पाकिस्तान और उनके मौज मस्तियां। IMF हमें क्यों बता रहा है भाई? हमें पता है, सबको पता है, मगर क्या करें कि पाकिस्तान की सियासी जो एलीट है और जो हमारे FBR के लोग हैं, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, वो एक अंदाज में नहीं सोचते। नवाज शरीफ साहब अगर कोई चीज अच्छा देते हैं तो उसमें मैं कोई इदारा, कोई शख्स, कोई कम्युनिटी निकाल देती। क्या करें कि हमारे यहाँ जो मार्केट के छोटे दुकानदार भी हैं, मैं अक्सर हर रोज मुझे जाना होता है, सदर के करीब हाई कोर्ट है, हमारी दुकानें खुलती हैं 11-12 बजे। बरकत तो शुरू होती है पूरी दुनिया में, सुबह 6:30-7 बजे हमारे दुकानदार हड़ताल करते हैं। हमारे दुकानदार रात के 12 बजे तक दुकान चाहते हैं, वो चाहते हैं उनकी मर्जी चले, रियासत की मर्जी ना चले। और इसी तरह से हमारे FBR वाले भी चाहते हैं कि उनकी मर्जी चले, अवाम की मर्जी ना चले। हमें पता है अपने इशू का, हमें पता है अपने इशू का, हमें अशराफिया का बहुत अच्छा पता है। IMF की जरूरत नहीं हमें बताने की। हमारे अंदर ईमान की कमी है, हुब्बुल वतन, हम सिर्फ यहाँ से पाकिस्तानी है बस, नीचे जो है ना हमारे अंदर सारी वो खरफात है और हम यहीं से मुसलमान है बस, कलमत जबान हो। एक ब्रेक लेनी निहाल हाशमी साहब, बड़ा अहम मौजू है, इस पे हम एक ब्रेक ले रहे हैं नाज़रीन। इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं मेन ख्वाब में। माशी चैलेंजेस, अहम जो इंतखाबात हैं अगली मुंतखब हुकूमत के लिए, क्या चैलेंजेस होंगे, इस पर गुफ्तगू एक ब्रेक के बाद हमारे साथ।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में अहम तरीन माशी चैलेंजेस, आने वाले इंतखाबात, मौजूदा जो सियासी जमातें हैं वो किस तरह तैयार हैं, मुस्तकबिल का सियासी मंजरनामा क्या हो सकता है मुमकिन तौर पर चैलेंजेस क्या दरपेश हैं। SIFC के हवाले से खबर के $70 बिलियन की इन्वेस्टमेंट मुतवक्के है। अश्योरेंसेज हैं, कुछ जियो पॉलिटिकल कंसर्न्स की वजह से शायद उसमें डिले हो सकता है। मेरे साथ खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब भी प्रोग्राम मौजूद है, सीनियर सियासतदान है, IPP के रहनुमा और इससे पहले सीनियर तहज़ीकात के तौर पर भी हमें तबसरा करते रहे इन मामलों के ऊपर। अहम तरीन खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। ये मुझे बताएं सर कि क्या आपको लगता है कि अब जो हमें चैलेंजेस क्या आगे नजर आते हैं आपको? इलेक्शंस अब हैं सामने और SIFC को सामने रखते हुए, हमारा IMF प्रोग्राम सामने रखते हुए, माशी चैलेंजेस सामने रखते हुए, जो जमातें हैं वो प्रिपेयर्ड हैं इन तमाम चैलेंजेस को टेकअप करने के लिए? खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब, देखिए, चैलेंजेस को टेकअप करना पड़ेगा और प्रिपेयर होना पड़ेगा और मुकाम पर आना ही उसको चाहिए कि जो इन चैलेंजेस को संजीदगी के साथ हैंडल करने की कैपेसिटी रखता हो, ना कि आकर खुद एक चैलेंज बन जाए और आकर खुद ऐसे मामलात करने लग जाए कि जो तमाम भीतर अब तक हो चुका है वो दोबारा गड़बड़ हो जाए। तो ये सारों का कंसर्न होना चाहिए, आपका, हमारा और तमाम लोगों का। और पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट्स ने आना है और उसके लिए दुनिया पूरी का ये असूल है। आप भी कर रहे हो, मैं भी कई इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, तो मुझे क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, दूसरे ममालिक को क्या चाहिए कि यहाँ पे स्टेबिलिटी हो, यहाँ पर ड्रामाबाजी खत्म हो, यहाँ पर इदारे मजबूत हो और जो गवर्नमेंट आए वो बैठकर अपनी दिहाड़ियां ना लगाए और ना वो कमीशन खाए और ना जो बाहर से भी पैसा आ रहा है उसको भी, जैसे हमारी एक रविश रही है कि वो तमाम चीज को तबाह करे। तो हमें एक स्टेबल, मैच्योर और ऑनेस्ट हुकूमत की जरूरत है जो पाकिस्तान को इन हालात पे संजीदगी के साथ आगे लेके जाए और हम खत्म कर दें वो जो पुराना हमारा पॉलिटिकल कल्चर है और हम अच्छा, और ये सारे जब हम इस प्रोसेस कर रहे होंगे तो इसमें पहली चीज ये है कि जो भी गवर्नमेंट आए वो अपनी लोकल गवर्नमेंट सिस्टम दे ताकि जो मामलात हैं निचली सतह तक मुंतकिल हो और असेंबलीज के अंदर और जो मिनिस्टर्स हैं वो अपने कद के मुताबिक दुरुस्त काम करें, ना कि गैर जरूरी चीजों के अंदर उलझे रहें। तो दिस इज व्हाट ऑल वी वांट। और दुनिया भी पाकिस्तान को एक स्टेबल हुकूमत को देखना चाहती है, तब आकर हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स आएंगी जिसके चांसेस इस वक्त 100% है। जी सर। नहीं, अच्छा, स्टेबल गवर्नमेंट आएगी, चांसेस 100% है। क्या मंजरनामा क्या लगता है आपको खुर्रम साहब? क्योंकि आपने बतौर तज़्ज़िया-निगार भी इससे पहले जब आप पार्टी में नहीं थे तब भी आप बताते थे कि ये मंजरनामा है, तो क्या मुतवक्का सियासी किरदार किसका है? नवाज शरीफ साहब का, शहबाज शरीफ साहब का, आपकी जमात का, फिर जो चेयरमैन PTI हैं उन पे जो मुकदमात हैं, वो मुस्तकबिल मंजरनामा क्या नजर आता है? मुस्तकबिल का सियासी मंजरनामा अगर मैं आपसे बात करूं रोकड़ी साहब। सियासी जो हमें समझ आती है या जो लोगों को हम देखते हैं जो पार्टी फील्ड के अंदर काम कर रही है, तो IPP एक बड़े मुनज़्ज़म तरीके से पंजाब के अंदर अपनी मूव को लेकर चल रही है और पास वो कैंडिडेट्स हैं कि जिसपे वो एक बड़ी जबरदस्त अथॉरिटी ले जाएगी पंजाब में। इसमें किसी और शक भी नहीं है, कुछ अलायंसेस होंगे लेकिन 8 सीटों वाले 10 सीटों वाले थे। इस वक्त कुछ आजाद लोग भी जीतते हुए नजर आते हैं, बहुत सारे आजाद चेहरे भी नजर आएंगे जो कि पार्टी टिकट नहीं लेना चाहते। नून के में से वो लोग थे वगैरह तबसरा नहीं करूंगा। सेंटर के अंदर एक और इंटरेस्टिंग 18th अमेंडमेंट के बाद पॉलिटिकल पार्टीज ने खुद को सूबों तक महदूद कर लिया और वो नेशनल पार्टी का वोट जो होना चाहिए था उससे वो लातालकी कर। तो इस वक्त तो ये नजर आ रहा है कि सूबों में भी जो कई गवर्नमेंट बनेगी जिसका पॉलिटिकल क्राइसिस से और जो इकोनॉमी के क्राइसिस और फिर जो लॉ एंड ऑर्डर का, फिर जो केओस जो आपने टाइम गुजारा, तो वी सी इज के प्रोविंसेस के अंदर भी गवर्नमेंट बनेगी मिलजुल के। नहीं, आप जो कह रहे हैं प्रोफेसर के एक स्टेबल गवर्नमेंट आपको लगता है, तो ये जो इसमें अलायंसेस की हुकूमत है या 2/3 अक्सरियत है, क्या आपको स्टेबल गवर्नमेंट को क्या डिफाइन करेंगे आप? किस तरह डिफाइन करेंगे? तमाम ऑल शुड फॉरगेट, कोई पॉलिटिकल पार्टी कैन नॉट क्लेम 2/3 मेजॉरिटी लेके वो आ सकती है, कोई पार्टी ऐसी नहीं। और सिंपल मेजॉरिटी भी कोई ले आए तो बहुत बड़ी बात है। गवर्नमेंट बनेगी अलायंसेस की। जी सर।
अच्छा, अलायंसेस की बनेगी और ये स्टेबल होगी गवर्नमेंट, क्योंकि जो हमारे सरमायाकार हैं, मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है जिनसे हमने कर्जे लिए हुए, उनकी नज़र में ये एक स्टेबल हुकूमत होगी जो मुख्तलिफ अलायंसेस की बनी हुई होगी और वो उस पर एतमाद भी करेंगे और ये 70 अरब डॉलर की सरमायाकारी भी उसको आएगी, क्योंकि उसमें तो फिर हमने देखा अभी भी 13 जमातों की हुकूमत थी, तो आज ये हो रहा है कि वो फैसला उसने किया, ये फैसला इसने किया, ये क्यों किया, वो क्यों किया। खुर्रम साहब देखिए, 13 जमातों का अलायंस की हम बात नहीं कर रहे। दूसरा, चाहे 2/3 मेजोरिटी भी हो तो हमने देखा कि वो हुकूमतें स्टेबल नहीं थी, उन्होंने काम नहीं किया। और असूल ये है कि जब गवर्नमेंट आती है तो हेड ऑफ द स्टेट या जो प्राइम मिनिस्टर आता है वो कितना स्टेबल है, वो कितना मैच्योर है, वो कितना मामलात फहम है, वो क्या फ्रिक्शन की पॉलिसी पे बिलीव करता है कि वो मामलात को आगे लेके जाना चाहता है, मौजूदा पाकिस्तानी सिचुएशन को समझते हुए, तो पाकिस्तान पर रह करते हुए, अपनी पुरानी जो पॉलिटिकल हमारी रविश है उसको खत्म करते हुए। दूसरी जरूरत ये होती है कि जो सीट्स पर आए मिनिस्टर्स जो आए वो केपेबल हो, वो फिर वही कि ये मेरा ग्रुप है तो ये से मेरी खुशामद ज्यादा की हुई है तो ये मेरे ज्यादा करीब है, तो मिनिस्टर्स की सिलेक्शन ठीक हो गई और पाकिस्तान को प्रायोरिटी दी पॉलिटिकल पार्टी, तो यकीन जानिए इन्वेस्टमेंट भी आएगी और सब कुछ होगा। और सबसे अहम इदारों को मजबूत करना, डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर प्रोविंसेस से लेकर सेंट्रल तक पॉलिसी तो बड़ी जो है वो सेंटर से ही चलती, और फिर करप्शन के ऊपर जीरो टॉलरेंस पे जाना और लोगों को उनके मामलात में फैसिलिटेट करना, और बड़े लेवल के ऊपर ये नहीं है कि फिर करप्शन भी हो रही हो तो ये चीजें नहीं चलेगी। ये आपको लगता है? और ये निहाल हाशमी साहब, आपका जो सियासी तजुर्बा और सालों का एक एक्सपीरियंस, आप क्या समझते हैं? क्योंकि अभी खुर्रम साहब कह रहे हैं कि एक अलायंस गवर्नमेंट इनको नजर आती है, दैट विल बी अ स्टेबल गवर्नमेंट। निहाल हाशमी साहब, आपने नून लीग की तरफ से नुमाइंदगी करते हुए आपको मुस्तकबिल का जो मंजरनामा नजर क्या आता है, सियासी मंजरनामा इंतखाबात के बाद का? निहाल हाशमी साहब देखिए जी, अगर किसी को सिंगल लार्जेस्ट टूट आउट मेजोरिटी मिलती है तो फिर पाकिस्तान बहुत तेजी से तरक्की करता है, मगर अगर आप इसको भानमती का कुंभा बनाएंगे और अलायंस देंगे, किसी का मसाला, किसी का गैस, किसी का तेल, किसी का गोश्त, तो अल्लाह जाने वो कोरमा बनता है, फ्राई गोश्त बनता है, कबाब बनता है, टिक्का बनता है, या जल जाता है। मैं समझता हूँ कि हमें अब मैच्योर हो जाना चाहिए। हर बार जरूरी नहीं है कि आप मैंने एक कॉलिशन गवर्नमेंट बनाए। जो अपोजिशन है उसका एक बड़ा तारीखी किरदार होता है और बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार होता है कि अगर गवर्नमेंट कोई गलत सिमत में जा रही है तो अपोजिशन उसको सही सिमत दिखाए। अगर हमारी बदकिस्मती है कि जो हम तजुर्बा करना चाहते हैं, बलूचिस्तान में एक बार क्या हुआ कि सारे वजीर बन गए, सिर्फ एक आदमी रह गया अपोजिशन में, और क्योंकि उसको लीडर ऑफ द अपोजिशन बनना था और उसको भी वही बरात मिली जो वजीर साहबान को मिली, क्योंकि लीडर ऑफ द अपोजिशन थे। तो खुदारा मैं कौम से, आपसे और हर किसी से अपील करूंगा कि जिसको आप मैंडेट दें उसको 5 साल के लिए मौका दें कि वो सही तौर पे अपनी पॉलिसी, अपने मंशूर, अपने मंसूबे को इम्प्लीमेंट कर सके, उसको बेहतर कर सके। ये जब आप खींचातानी की गवर्नमेंट बनाते हैं, कॉलिशन गवर्नमेंट बनाते हैं, तो आपको कहीं पे शायद पाकिस्तान पीछे रह जाता है और पार्टियां आगे निकल जाती हैं। जैसे हम कहते हैं ना, इदारे मजबूत कर दिए, इदारे हमने बड़े मजबूत कर दिए तो पाकिस्तान कमजोर हो गया। पाकिस्तान को मजबूत करना, और मजबूत सिर्फ पाकिस्तान का एक इदारा करता है, वो है पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट के जो लोगों को इंसाफ से अपना काम लेना चाहिए, वो अपने पार्टी से बालातर होकर सिर्फ पाकिस्तान के लिए सोचे, पाकिस्तान के आइन को बरतर करें, पाकिस्तान के आवाम के लिए सोचे। हम जब डिवाइड कर देते हैं सूबाई इकाइयों में, हम जब इलाकाई इलाकों में हम डिवाइड कर देते हैं, हम जबान आइडियली तो निहाल हाशमी साहब ये होना चाहिए, लेकिन ये आपको होता हुआ नजर आता है कि आप समझते हैं कि ये हो पाएगा कि कोई एक पार्टी इन हालात में या तो सिंगल मेजॉरिटी या फिर 2 तिहाई अक्सरियत के साथ सामने आ जाए इंतखाबात के बाद? हमारी हिस्ट्री है, मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की हिस्ट्री है कि बावजूद इसके कि हमारे पास मेजॉरिटी थी, हमने डॉक्टर मालिक साहब को बलूचिस्तान का वजीर आला के लिए हमने नॉमिनेट किया और उन्होंने सबसे अच्छा काम करके दिखाया। हमारे पास नवाज शरीफ साहब के पास वो तजुर्बा है, सबसे बढ़ के नीयत उनकी बहुत साफ है, इरादे उनके क्लियर है, विजन उनका बड़ा क्लियर है, कोई 2 नंबरी नहीं करते हैं, किसी को गाली गलौज नहीं करते, वो अपना काम करते हैं। और दूसरों से मैं गुजारिश करता हूं उनको काम करने दे, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, पाकिस्तान को आगे बढ़ने दे, उनको काम करने दे। आप अपना काम करें, हमें अपना काम करने दें।
अच्छा, और खुर्रम साहब आपको पीटीआई इस पे कहीं नजर आती है, या अलायंस गवर्नमेंट्स के अंदर खुर्रम रोकड़ी साहब, या इलेक्शंस में भी आपको किस तरह लड़ती हुई नजर आती है? क्या किस तरह खुले तौर पे मैदान में उतरती हुई नजर आती है, तदगनों के साथ नजर आती है खुर्रम रोकड़ी साहब? देखिए, पीटीआई ने अपने साथ जो करना था खुद कर दिया, बल्कि पीटीआई की टॉप लीडरशिप ने सबसे जो बड़ी ज्यादती की अपनी पार्टी के साथ, और अब आगे उनका जो जैसे जा रहा है जो हालात वाकयात है, तो उनका नजर दूर दूर तक मैं नहीं देख सकता, सोच सकता कि वो कहीं गवर्नमेंट पे आते हैं या किस तरह की सिचुएशन में वो आते हैं कि वो कोई इसमें अफेक्ट कर सके। हाँ, जो निहाल साहब ने बात की, ये एक आइडियल सिचुएशन है कि ये सिचुएशन होनी चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल रियलिज्म को अगर आप देखेंगे तो जो मौके के ऊपर सिचुएशन है, हमने तो उसकी बात करनी है कि हालात वाकयात क्या है। किसी ने नहीं बना के दे देनी 2/3 मेजोरिटी की गवर्नमेंट, तो लोगों ने वोट देना है, आपने अपने कैंडिडेट्स खड़े करने हैं। हमने तो आपको बताया कि जो सिचुएशन इस वक्त है वो ये है कि हालात ऐसे हैं कि गवर्नमेंट ऐसी बनती नहीं जी। सही। और यहाँ पर शहर कराची के हवाले से निहाल हाशमी साहब, आपके अलायंस मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से हुआ है, पीपल्स पार्टी को काफी एतराज है, नाराज है, टारगेट आप क्या कर रहे हैं कराची के हद तक या सूबे सिंध की हद तक? कितनी सीट्स का टारगेट है आपका स्पेसिफिकली निहाल हाशमी साहब? आप यहाँ के सीनियर क़यादत में रहे हैं निहाल हाशमी साहब। सफान साहब, कराची वालों से हमें भी गिला है, हमें आपने वोट उस तरह से नहीं दिया गुज़श्ता 15, 20, 30 सालों में जिस तरह से हमने आपकी खिदमत की। मोहम्मद नवाज शरीफ ने कराची हैदराबाद मोटरवे बनाया, कराची के 4 मंसूबे पे काम किया। मैं खुद हर यूनिवर्सिटी में जाके लैपटॉप दिया, यहाँ पे ग्रीन बस भी लाके दिया हमने, यहाँ पे पानी के मंसूबे पे, यहाँ के सेवरेज के मंसूबे पे। चूंकि ये सनती शहर है, रोजगार के मौकों के लिए हमने बिजली घर बनाया पोर्ट कासिम में, जो कि कराची के अंधेरों को मिटाता रहा। और सबसे बढ़ के जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को हमने बेहतर किया मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, एक बार आप नवाज शरीफ साहब को फुल्ली वोट दें, पूरी मैंडेट दें। डिफेंस हो, कोरंगी हो, क्लिफ्टन हो, मलीर हो, न्यू कराची हो, गुलशन हो, आप देखें हम आपको लाहौर से। ये तो आप कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपने 2 सीटें सिंध में जब 2013 में हुई थी कि हम तो अब कितनी सीटों का टारगेट करेंगे आप? कि बगैर बीजेपी हमने कराची की खिदमत की है, हमारे पास मैंडेट नहीं था। जैसा खुर्रम साहब ने कहा, आफ्टर द 18 अमेंडमेंट एनएफसी अवार्ड के बाद जो फंड है, वो फंड यहाँ की सूबाई गवर्नमेंट ने नहीं खर्च किया कराची के ऊपर, यहाँ पे इलेक्टेड लोगों ने खर्च नहीं किया जो इस सूबे से और इस शहर से थे। पंजाब के इलेक्टेड लोगों ने अपनी जगह पे खर्च किया, लाहौर वालों ने लाहौर पे किया, फैसलाबाद वालों ने फैसलाबाद पे किया, पंजाब वालों ने पंजाब पे किया, मगर सिंध वालों ने सिंध पे नहीं किया, कराची वालों ने कराची पे नहीं किया। हमसे गिला ना करें, आप जिस दिन हमें मैंडेट देंगे इंशाअल्लाह आपके शहर को लाहौर से तवक्को है। और फिर निहाल देखते हैं इंतखाबात में किस तरह आवाम जो है लोगों को आगे इस वक्त इलेक्ट करती है और जो चैलेंजेस हैं वो किस तरह से उनका फेस करती हैं तमाम सियासी जमातें। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया खुर्रम और निहाल हाशमी साहब, और हमारे साथ हारून शरीफ साहब भी थे। SIFC इन्वेस्टमेंट मुतवक्का $70 बिलियन की, या आने वाले इलेक्शन हों, फिर IMF की रिसेंटली स्टेटमेंट जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला यह है कि उम्रा अशराफिया टैक्स नहीं देते। इस पर यकीनी तौर पर मजीद प्रोग्राम्स भी करेंगे, फीडबैक दीजिएगा, जरूर देखते रहिएगा। अब तक अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।